जैसा कि हम आप लोगों को पाठ 4 पढ़ा रहे हैं, उसी के आगे हम आज भी चर्चा करेंगे। इसमें आपको पाठ का नाम पहले देख लीजिए। जाति, धर्म और लैंगिक मामले। लैंगिक मामले ये आपका पाठ का नाम, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी के आगे आज हम देखेंगे भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। मतलब हमको देखना है कि भारत में जो विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति के प्रति जो वर्णन किया गया है उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, संसद में महिलाओं को 10 से 12% के बीच में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जब संसद में 10 से 12% का प्रतिनिधित्व है और इसी तरीके जबकि उनको 33% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो हमारे संविधान के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है, वो इसमें 33% का आरक्षण होना चाहिए, जिसमें से मात्र 10 से 12% ही आरक्षण दिया जा रहा है। अगला है, विधानसभाओं में महिलाओं को 5 से 10%, कुछ में इससे भी कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और विधानसभा की बात आती है तो विधानसभा में इससे भी कम कितना है, 5 से 10%। विधानसभाओं में मात्र 5 से 10% ही आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें भी संवैधानिक तरीके से इस आरक्षण का रूप होना चाहिए 33%। इसी तरीके से पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है। और इसमें से पंचायत जो चुनाव होते हैं, पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण इसमें दिया जाता है, जिसमें कि ये जो प्रतिशत है ये तीनों प्रकारों में देना चाहिए, जिसमें से ये सिर्फ पंचायत में जो ग्राम पंचायत होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, क्षेत्र पंचायत के चुनाव होते हैं, उनमें सिर्फ मात्र 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। शेष में संसद में 10 से 12%, विधानसभा में 5 से 10%, ये राज्य की होती है विधानसभा, और ये केंद्र, और ये आपका होता है जिला स्तरीय भी कह सकते हैं, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। पंचायत के अंतर्गत ये आते हैं कौन सा, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। तो इस तरीके में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, शेष में कम है। तो इन्हीं विभिन्नताओं को दूर करने के लिए पूर्णतः जो महिलाओं के संगठन हैं वो कार्य कर रहे हैं। आगे हम समझेंगे
आगे हम समझेंगे उन कारणों का वर्णन कीजिए जो लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। इसमें आप समझिए भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं। अब इसमें कारक हैं प्रमुख, इनमें से मान लीजिए पहला बाल विवाह, दूसरा विधवा विवाह, और इसी तरीके हैं श्रम, फिर है उपेक्षा, यानी बालिकाओं की उपेक्षा, यह राज्य का कोई धर्म। ये इतने आपके 4 कैटेगरी प्रमुख हैं कारक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 कारक के बारे में आप समझेंगे। इनमें से पहला है बाल विवाह। सरकार ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून पास कर दिया है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की घटनाएं आज भी सुनने को मिलती हैं। हमारे देश के संविधान में बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रचलन है। उसका प्रमुख कारण है अशिक्षा और अंधविश्वास। अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का विवाह 16 से 18 के बीच में ही ज्यादातर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां पर शिक्षा है वहां ऐसा नहीं होता है और इसके द्वारा ये बाल विवाह की शिकार हो जाती हैं, जो उनके जीवन के लिए समस्याएं साबित होती हैं। इसी में है विधवा विवाह की आज्ञा न होना। देखिए, विधवा विवाह की आज्ञा संवैधानिक तरीके से तो नहीं है, लेकिन सामाजिक तरीके से लोग यदि महिला विधवा हो जाती है तो उसको पुनर्विवाह कर देते हैं लोग, लेकिन कुछ अभी भी धर्मों में या जात विशेषों में इसको दुष्प्रभाव माना जाता है। इसलिए ऐसा न करके अगर महिला विधवा हो जाती है और वो इच्छुक को शादी करने के लिए, तो उसे शादी कर देना चाहिए। सरकार ने आज भी भारत के बहुत से भागों में यदि कोई महिला विधवा हो जाए तो उसे पुनर्विवाह कराने की आज्ञा नहीं दे देते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह जो है विलियम बेंटिक के समय में बहुत, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से विलियम बेंटिक के समय में विधवा पुनर्विवाह संगठन गठित हो गया था। इसलिए इसमें आप लोगों को कोई भी ऐतराज नहीं करना चाहिए और विधवाओं का भी विवाह कर देना चाहिए। धन्यवाद। आज हम इतना ही, और आगे हम इसी के आगे समझाएंगे। और होमवर्क में आप लोगों को जो भी वर्क दिया जा रहा है उसे सभी बच्चे करेंगे और इस बुक को लगातार रीडिंग करते रहिए। धन्यवाद।